नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग लेकर आए हैं प्राचीन भारत की पहली चैप्टर जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर को मैं आप लोग को 3 खंडों में दूंगा और इसको मैं जो पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बिल्कुल कहानी जैसा पढ़ाने वाला हूं। वीडियो में आप लोग को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपको रटवाने का कोशिश कर रहा हूं, मेरा यह प्रयास रहेगा। तो यह वीडियो मैं आप लोग को 3 खंडों में देने वाला हूं। पहले खंड में मैं आप लोगों से बेसिक्स पे चर्चा करूंगा, दूसरे खंड में मैं इसके जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और तीसरे खंड में मैं इसके विशेषता पर चर्चा करूंगा कि क्या इसका राजनीतिक जीवन था, कैसे वहां पर व्यापार होते थे, कैसे वहां पर स्थापत्य का इतना बड़ा विकास हो गया, उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनका धार्मिक जीवन क्या था, हड़प्पाई लिपि कैसे उत्पन्न हुई। ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद, तीनों वीडियो अपलोड करने के बाद मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड करूंगा और ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न होंगे आप उसको टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वह हड़प्पा सभ्यता है या इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि सभ्यता या संस्कृति, हड़प्पा के साथ सभ्यता लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि आखिर सभ्यता या संस्कृति कहते किसको हैं। तो सभ्यता या संस्कृति का मतलब ऐसे पूरा वस्तुओं के समूह से होता है जो किसी खास कालखंड को डिनोट करते हैं, किसी खास विशिष्ट शैली को डिनोट करते हैं और किसी कहा जाए तो किसी खास स्थल से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि किसी भी पूरा वस्तु के ऐसे समूह जो किसी खास स्थल, किसी खास कालक्रम और एक किसी खास समृद्ध शैली से मैच करते हों। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को आप समझिए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह एक खास क्षेत्र में पनपी थी, जैसे भारत और पाकिस्तान का लगा हुआ क्षेत्र। इसका एक खास कालक्रम भी था जिसके बीच यह सभ्यता पनपी और उसके बाद यह सभ्यता विलुप्त हो गई। इसके जो पूरा वस्तु मिलते हैं उसमें एक विशिष्ट शैली भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो एक संस्कृति कहा जाने के लिए जो 3 चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट हैं वे सारे के सारे हमें यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं, तब हम इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में कह सकते हैं। यानी कि किसी भी सभ्यता हम तभी कहेंगे जब उसके खास कालक्रम हो, एक विशिष्ट शैली के वहाँ पर चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हो, पूरा वस्तु विशिष्ट शैली का हो और किसी खास क्षेत्र से प्राप्त होते हों। हड़प्पा सभ्यता को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा विकसित हड़प्पा सभ्यता और तीसरा उत्तर हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता विकसित हड़प्पा सभ्यता के पहले की भाग थी और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जब विकसित हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है तो उसके बाद जो आती है वह उत्तर हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वह विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत और पाकिस्तान का जो संलग्न क्षेत्र है उस क्षेत्र में हुआ। जैसे पाकिस्तान को पीओ को लिखते हैं और इंडिया को IND लिखते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के संलग्न क्षेत्र में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता कहीं से भी विकसित हड़प्पा सभ्यता के जैसे विकसित नहीं थी। किसी भी तरह से यहाँ पर से हमें वैसे अवशेष नहीं मिलते हैं जिससे हम यह कह सकें कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ना तो हमें यहाँ से कोई ऐसे विशाल भवनें प्राप्त हुई है, ना हमें यहाँ से कोई ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई है, ना हमें लिपि का ज्ञान हुआ है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमें एक लिपि प्राप्त हुआ था। किसी भी प्रकार से यहाँ पर से किसी भी विकास का कोई चीज़ यहाँ पर डिनोट नहीं मिलता है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को हम चोलिस्तान के रूप में भी जानते हैं। यानी कि आरंभिक हड़प्पा जो सभ्यता है उसे हम चोलिस्तान सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यह उसी क्षेत्र में विकसित हुई। जिस क्षेत्र में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उसी क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ।
जब आप जानते हैं कि एक सभ्यता के ऊपर जब कोई दूसरी सभ्यता का विकास होता है तो उसके कुछ चीज़ें इसमें भी आएंगी। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की जो बेसिक चीज़ें थी वह विकसित हड़प्पा सभ्यता में भी आई, और विकसित हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो गया तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ। उत्तर हड़प्पा सभ्यता फिर से एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि विकसित हड़प्पा सभ्यता एक कहा जाए तो नगरीय सभ्यता थी। यानी कि हम लोग ग्रामीण से चले थे, नगर पर आए, उसके बाद हमारा जो समाप्ति होता है वह पुनः ग्रामीण सभ्यता के रूप में हो जाता है। तो चलिए हम विकसित हड़प्पा सभ्यता को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता के खोज में जो पहला योगदान था वह चार्ल्स मैसन का था। चार्ल्स मैसन एक कहा जाए तो घूमने वाले पुरातात्विक थे, जो भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, जैसे पंजाब का क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में यह दौरा कर रहे थे। तो उनको यहाँ पर एक टीला के रूप में एक कहा जाए तो भूभाग दिखाई पड़ा, एक स्थल दिखाई पड़ा। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, जरूर कोई यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। लेकिन इनके द्वारा यह जानकारी नहीं दिया गया कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता रही होगी। यानी कि इन्होंने यह तो बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता है। यानी कि इन्होंने यह नहीं बताया कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है, इन्होंने सिर्फ यह बताया कि यहाँ पर एक सभ्यता हो सकती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी किसके द्वारा दिया गया, तो चार्ल्स मैसन द्वारा सन 1826 में इनके द्वारा पहला जानकारी दिया गया हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। चार्ल्स मैसन के बाद अलेक्जेंडर किंघम आते हैं। अलेक्जेंडर किंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर किंघम उस समय के पुरातात्विक के जो सर्वेक्षण करता थे उन्हीं की तरह थे। इनका भी विश्वास था कि जो भारत में सभ्यता पनपी, जो भारत में पहली सभ्यता पनपी, वह आर्यों के द्वारा ही पनपी। यानी कि इनका मानना था कि आर्यों से पहले कोई सभ्यता थी ही नहीं। साथ में अलेक्जेंडर किंघम जो थे वह ऐसे चीज़ों को खोज करने में रुचि रखते थे जो आश्चर्यचकित करने वाले होते थे। यानी कि इनका जो रुचि था वह ऐसे वस्तुओं के प्रति नहीं था या ऐसे खोज के प्रति नहीं था कि जो यह बताते हों कि सामाजिक जीवन कैसा है, उनका रहने का तरीका कैसा है। इनका जो रुचि था वह लिखित चीज़ों पर और वैसे चीज़ों पर था जो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती थी। तो इनके सामने एक अंग्रेज आते हैं और हड़प्पा जो सभ्यता की जो मुद्रा होती है उसको इनके सामने पेश करते हैं। जब यह मुद्रा को लेते हैं तो इनको पता ही नहीं चलता है कि जो इसके द्वारा जो मुझे मुद्रा दी गई है या मुहरें दी गई है वह मुहरें इतनी प्राचीन भी हो सकती है। उनको लगता है कि होगा आर्य काल का होगा या कुछ जल्दी काल का ही होगा। यह अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं कि हमारे पास जो मुहरें दी गई है वह एक प्राचीन सभ्यता और एक विकसित सभ्यता की मुहरें हैं जो आर्य सभ्यता से बहुत पहले आई थी। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर किंघम भ्रम खा जाते हैं और वह हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर किंघम द्वारा उस समय एक चित्र बनाया गया था मुहरों का, लेकिन यह हड़प्पा के किसी भी प्रकार से महत्व को समझने में फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रमुख रूप से जो खुदाई का काम होता है वह जॉन मार्शल के समय होता है। जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। उसी के समय दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी दो ऐसे व्यक्ति हुए, भारतीय व्यक्ति, जिन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की। दयाराम साहनी हड़प्पा के क्षेत्र में घूमने गए और वहाँ पर कुछ खोजते खोजते इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरें निकाली। उसके बाद सन 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा भी मोहनजोदड़ो में कुछ इसी प्रकार के मुहरें खोजी गई, जिसके बाद सन जॉन मार्शल ने यह समझा कि हाँ, यहाँ पर एक सभ्यता पनपी है और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पूरे दुनिया के सामने सन 1924 ईस्वी में इन्होंने घोषणा कर दिया। तो
पूरे दुनिया को हड़प्पा सभ्यता के बारे में कब पता चला? तो सन 1924 में, जब सन जॉर्ज मार्शल इसकी घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में जान सकते हैं, वैसी एक सभ्यता मिली है। तो इनको 1924 में इन्होंने घोषणा किया था। अब हम इसके कालक्रम को देख लेते हैं। कालक्रम के लेकर के कई चीजें सामने आई, जैसे कि सन जॉर्ज मार्शल ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता है वह 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच पाई जाने वाली एक सभ्यता थी। वहीं पर माधव स्वरूप वत्स ने बताया कि यह सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। वहीं पर डीबी अग्रवाल बताते हैं कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर के यह सभ्यता 1700 ईसा पूर्व तक फली फूली। वहीं पर रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, जब भविष्य में रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया गया, तो यह पता चला कि यह सभ्यता जो थी वह 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली। लेकिन सबका यहाँ पर कहा जाए तो गुरु एनसीईआरटी यह मानता है कि यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। यानी कि यहाँ पर देखने में यह मिल रहा है कि जो यह सभ्यता थी अराउंड 3500 से लेकर के 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है उसको आप सही मानेंगे। लेकिन अगर आपको इन सारे चीज़ों में कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, साथ में आपको यह भी ऑप्शन मिल रहा है यानी एनसीईआरटी वाला, तो पहले आप एनसीईआरटी को सही मानेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप दरकिनार कर देंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वह एनसीईआरटी या एग्जाम जो बोर्ड होती है वह एनसीईआरटी को ही आपको आधार मानेगी। लेकिन अगर यह चीज़ नहीं है तो आप इसमें से किसी भी का भी आप आंसर कर सकते हैं। 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो भी आता है उसको आप आंसर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहली सभ्यता जो खोजी गई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में, वह हड़प्पा के क्षेत्र में ही खोजी गई थी। इसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। फिर अब देख रहे होंगे इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु के जो घाटी थे उसी के आसपास यह सभ्यता पनपी। जब आज़ादी के पहले जितने भी लगभग स्थल खोजे गए वह सिंधु घाटी सभ्यता के ही आसपास खोजे गए, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब आज़ादी प्राप्त हुई तो हमने देखा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं बल्कि यह तो पूरे भारत, पूरे पाकिस्तान, पूरे अफगानिस्तान में यह सभ्यता पनपी हुई है। लेकिन जो एक बार नाम पड़ जाता है वह नाम पड़ जाता है। तो अभी इसके कुल 1600 स्थल खोजे गए हैं। 1600 स्थल में से 900 जो स्थल हैं वह भारत में है, और अराउंड कहा जाए तो 500 स्थल हैं वह पाकिस्तान में हैं, और 100-150 जो स्थल होंगे वह अफगानिस्तान में होंगे। उसी प्रकार से सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह उस क्षेत्र में भी पाई जाती थी। तो आज हमने इन सारी चीज़ों को देखा, और इसके बारे में जो इसकी विशेषता है उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, विकसित हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद फिर जो सभ्यता आई वह फिर से ग्रामीण सभ्यता आ गई। विकसित हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन द्वारा खोज करने का जो पहला प्रयास किया गया वह चार्ल्स मैसन द्वारा सन 1826 ईस्वी में, जब यह पाकिस्तान का दौरा करने जाते हैं तो यह देखते हैं कि उस क्षेत्र में एक टीले के रूप में आकृति है। उस टीले के आकृति को यह अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि यह जो आकृति है, यह जो टीला दिख रहा है वह किस सभ्यता की है। लेकिन इन्होंने यह जरूर कहा कि यहाँ पर एक सभ्यता जरूर पनपी होगी। तो जो जानकारी देते हैं वह चार्ल्स मैसन देते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर किंधम जो आते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे।
तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अलेक्जेंडर किंघम थे। अलेक्जेंडर किंघम जो थे उनके पास एक मुहरे आई, मुहरों को वह पहचान नहीं सके कि यह किस काल के हैं, क्योंकि इनका जो सोच था वह यही था कि जो सभ्यता है वह आर्य लोग के बाद में ही पनपी, उससे पहले भारत में किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं थी। तो यह इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे, तो हड़प्पा के महत्व को यह नहीं समझ पाए। उसके बाद जॉन मार्शल आते हैं जो उस समय के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे, और इन्हीं के काल में हड़प्पा सभ्यता के लिए कहा जाए तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के लिए या भारत के पुरातत्व के लिए यह कहा जाए तो बहुत ही एक स्वर्णिम काल के रूप में इसको हम जान सकते हैं। दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा का खोज किया 1921 में, और उसके बाद रखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए। उसके बाद नियमित रूप से आज तक हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों को खोजा जा रहा है। 1924 में जॉन मार्शल द्वारा पूरे दुनिया के सामने यह प्रस्तुत किया गया कि भारत के क्षेत्र में एक नई सभ्यता की खोज हुई है। यह सभ्यता पूर्णतः रूप से नगरीय है और यह सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी नाम दिए हैं। और यह जो सभ्यता है एक विकसित सभ्यता के रूप में मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। इसका जो कालक्रम दिए वह जॉन मार्शल 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व, डीबी अग्रवाल 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन जो इंपॉर्टेंट है, दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वीवीआई के रूप में, इसको कर लीजिए, एक रेडियो कार्बन वाला, एक एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी जो बताया है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के बताया है 1900 ईसा पूर्व तक, और रेडियो कार्बन डेटिंग जो बताया है वह 2300 ईसा पूर्व 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको सिर्फ आपको ध्यान में यह रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो कालक्रम थे वह 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच थी। इसके बीच अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उसे क्लिक करेंगे, लेकिन उसमें से अगर यह आ जाता है एनसीईआरटी वाला तो आप एनसीईआरटी को क्लिक करेंगे। चलिए ठीक है। इसका नामकरण हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि यह सबसे पहले हड़प्पा में खोजी गई। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि आज़ादी के पहले जो भी स्थल खोजे जा रहे थे वह सिंधु के आसपास ही खोजे जा रहे थे। हालांकि बाद में अभी तक जो 1600 स्थल खोजे गए हैं उसमें से कुछ ही स्थल ऐसे हैं जो सिंधु घाटी के पास हैं। बाकी जो भी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो भी स्थलें खोजी गई वह सिंधु घाटी सभ्यता से दूर खोजी गई, जिसमें 900 स्थलें हैं वह भारत में, 500 स्थलें पाकिस्तान में और 100 स्थलें मान के चला जाए तो अफगानिस्तान में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कुछ लोगों द्वारा कहा दिया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र में भी पाई जाती थी। तो हम अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को कि आखिर हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैली हुई थी, इसका विस्तार कितने में था। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो उत्तरी स्थल है उसे मांडा के नाम से जाना जाता है। मांडा इसकी सबसे उत्तरी स्थल है जो जम्मू कश्मीर में मांडा नदी के किनारे स्थित है। जो इसकी दक्षिणी स्थल है वह स्थित है महाराष्ट्र में। यह थोड़ा मैप मेरा अच्छा नहीं बना है लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जो इसकी दक्षिणी स्थल है वह महाराष्ट्र में स्थित है और यह जो स्थित है वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इसकी उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, उत्तरी स्थल मांडा नदी के किनारे, दक्षिणी स्थल दैमाबाद नर्मदा नदी के किनारे। अब हम देख लेते हैं इसके पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल को। इसका जो पूर्वी स्थल है वह उत्तर प्रदेश के एक स्थान पे आलमगीर के रूप में जाना जाता है और जो स्थित है यह वह हिरन नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इसका जो पूर्वी स्थल हो गया वह यूपी में आलमगीर के रूप में जाना जाता है जो स्थित है हिरन नदी के किनारे। इसकी जो दक्षिणी स्थल है वह स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यह दशक नदी के किनारे यह स्थल स्थित है। यानी कि जो यहाँ पर से निकल कर आ रहा है इसको आप एक बार रिकॉल कीजिए। उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में मांडा नदी के किनारे, मांडा नदी के किनारे। दक्षिणी स्थल दैमाबाद
महाराष्ट्र के में है। और यह किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। पूर्वी स्थल, तो पूरब में कौन सा हो जाएगा? पूरब में देखिए यूपी पड़ता है, तो यूपी में यह स्थित है आलमगीर के रूप में, जो किस नदी के किनारे स्थित है? हिडन नदी के किनारे। पश्चिमी स्थल, क्योंकि यह पाकिस्तान में भी फैला हुआ था, तो पश्चिमी स्थल जो हो जाएगा वह सतकोदड़ के रूप में यह दशक नदी के किनारे स्थित है। तो यह इसका कुछ चौहद्दी हो गया। उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीर और पश्चिमी स्थल सुतकोडरा। इसको अगर हम देखना चाहे यहाँ पे, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। मांडा, दैमाबाद, सतकोदड़ा और आलमगीर जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो जो पूर्वी स्थल से लेकर के पश्चिमी स्थल के बीच की दूरी है, यानी कि सतकोदड़ से लेकर के आलमगीर के जो बीच की दूरी है वह अराउंड 1600 मीटर है। और जो मांडा से लेकर के दैमाबाद है, यानी मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में स्थित है। और दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है अहमदनगर जिला में। इसके बीच की जो दूरी है वह 1400 किलोमीटर है। यानी कि पूरब से पश्चिम के बीच जो हड़प्पा सभ्यता की जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो हड़प्पा सभ्यता की जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है। तो मांडा की खोज कहाँ हुई थी? मांडा की खोज जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला। कभी कभी आपसे पूछ देगा, ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, यही पूछेगा कि मांडा कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट आप बोलिएगा मांडा है जो जम्मू कश्मीर में। लेकिन कहीं आपसे यह पूछ दिया जाए कि मांडा है जो किस जिले में स्थित है, तो मांडा है जो अखनूर जिला में स्थित है, जिसकी खोज 1982 ईस्वी में की गई थी। मांडा सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में 1982 में खोजी गई स्थल है। उसके बाद उत्तरी स्थल के बाद हम दक्षिणी स्थल की बात करते हैं। दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अहमदनगर जिला में, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में स्थित है। सतकोदड़ तो आपको पता ही है पाकिस्तान में स्थित है। और जो आलमगीर है वह कहाँ स्थित है? तो आलमगीर एक जिला मेरठ में स्थित है आलमगीर, और इसकी खोज जो हुई थी वह 1958 में हुई थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की आकृति की, तो आपको यह देखने में कैसा लग रहा है? तो यह आकृति एक चतुष्फलकोणीय लग रहा है, यानी कि एक चतुर्भुज के रूप में लग रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो चतुष्फलकोणीय या चतुर्भुजाकार इसकी आकृति थी। इसका अगर हम क्षेत्रफल बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल कितनी थी, तो इसका जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है वह 12,99,600 किलोमीटर है। हालांकि रोज इसके स्थल नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन इसका जो क्षेत्रफल है वह बढ़ता जा रहा है। इसका जो हम अराउंड इसका जो क्षेत्रफल मान सकते हैं वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर, हम लोग इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। हड़प्पा की जो क्षेत्रफल हो जाएगी वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा में कुल 1600 स्थल खोजे गए, जिसमें से 900 स्थल जो है अराउंड भारत में, 500 स्थल जो है वह पाकिस्तान में, और 100 से 150 स्थल जो हो जाएंगे वह अफगानिस्तान में हो जाएंगे। हड़प्पा भारत के किन किन राज्यों में फैली हुई है? तो हड़प्पा जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यहाँ पर का क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, क्योंकि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, महाराष्ट्र और यूपी, इस क्षेत्र में जो भी स्थल आएंगे वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से स्थल आते हैं? जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा और यूपी आ जाएगा। तो इस क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो भी राज्य आएंगे वहाँ पे ये सारे स्थल पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। जो सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता की वह है मांडा, जो पड़ती है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में, जिसकी खोज 1982 ईस्वी में की गई। दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र अहमदनगर जिला में पड़ता है। पूर्वी स्थल मेरठ में पड़ता है, जो मेरठ कहाँ स्थित है? यूपी में,
सन 1958 में इसका खोज किया गया, जिसका नाम आलमगीर है। सतकोदड़ा सबसे पश्चिमी स्थल है जो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार यानी कि एक चतुर्भुज के आकार का है, या इसे चतुष्फलकोणीय भी कहा जा सकता है। इसकी जो क्षेत्रफल है अराउंड 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,000 यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा के 1600 स्थल खोजे गए, जिसमें से अधिकांश स्थल भारत में पाए गए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य जो इस क्षेत्र में पड़ता हो वे राज्य में हड़प्पा के स्थल पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो स्थल भारत और पाकिस्तान के कहा जाए तो सीमावर्ती है, उसमें हड़प्पा के स्थल पाए जा सकते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो हुआ, और इसका मैं सेकेंड पार्ट में जब लाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से स्थल कहाँ पाए जाते हैं, किस नदी के किनारे पाए जाते हैं, और जो हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुए, बिल्कुल आप लोगों से मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम विशेषताओं पर बात करेंगे, और विशेषताओं का हम विश्लेषण करेंगे कि ये विशेषताएं हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट कर आप हमें बताइएगा मेरे वीडियो को कमियों और अच्छाइयों को। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आप देखना ना भूलें। टेक केयर, धन्यवाद।